वैसे गाइस आई होप यू आर यू वेल आई यू वीर वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत फैमिली और पाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। जिंदगी में अगर रियलिटी में आप लोग चाहते हो कि जो भी दिक्कतें हैं आप लोगों की लाइफ में वो सारी दूर आ जाए, तो आप लोगों को कभी भी अपना जो प्रॉब्लम है लाइफ में उससे दूर नहीं भागना है, हमेशा उसका सोल्यूशन खोजने की कोशिश करनी है। जितनी पास में आप लोग जाओगे उस प्रॉब्लम के, उतना ही आप लोगों को सोल्यूशन दिखना स्टार्ट हो जाएगा। पर लेकिन अगर आप लोग भागते रहोगे, उसको इग्नोर करते रहोगे, तो कभी भी आप लोग उसका सोल्यूशन नहीं निकाल पाओगे। तो अगर चाहते हो कि एक बहुत पुरानी समस्या है और उसका आप लोग निवारण करें, तो आप लोगों को उसके अंदर कूदना पड़ेगा। आप लोगों को हमेशा किसी भी प्रॉब्लम को देखने का अपना नेचर चेंज करना पड़ेगा। अगर कोई सामने दिक्कत है तो उसको ऐसे देखो, किसी और के लाइफ में अगर ये दिक्कत होती तो मैं क्या सोल्यूशन निकालता इसका, इस तरीके से सोचकर देखो। एक मिनट, आप लोगों के माइंड में सोल्यूशन आने स्टार्ट हो जाएंगे। जब आप लोग प्रॉब्लम को अपने ऊपर हावी करने देते हो ना, तो उस टाइम पर आप लोग उसके बारे में, सोल्यूशन के बारे में नहीं सोच पाते हो। क्यों? क्योंकि वो आप लोग के ऊपर चढ़ी हुई है प्रॉब्लम। आप लोग उसको सोच रहे हो कि यार ये हो गया, जिंदगी बर्बाद हो गई, ऐसा हो गया। एक बार सोचो एक मिनट के लिए, ये प्रॉब्लम किसी और की लाइफ में है और आप लोगों से वो इंसान पूछ रहा है कि यार इसका सोल्यूशन बता दे मुझे, तो क्या सोल्यूशन दोगे? तुरंत आप लोगों का माइंड एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि अब आप लोग को उस प्रॉब्लम के अंदर अपने आप को नहीं देखना है, किसी और की सिचुएशन में आप लोगों को देखना है। तो आप लोगों का माइंड जो है अच्छे अच्छे सोल्यूशन आप लोगों के सामने लाकर रखने स्टार्ट कर देगा। तो ये चीजें ऐसी चीजें हैं जो मुझे लाइफ में कई बार फायदा पहुंचाती है। आई होप कि आप लोग इसको इंप्लीमेंट करोगे तो आप लोगों को फायदा देखने को मिलेगा। और ये एक प्रैक्टिकल तरीका भी है यार प्रॉब्लम को देखने का। वरना अगर आप लोग उसमें घुसे रहोगे और बोलोगे यार ये क्या दिक्कत हो रही है, ऐसा कैसे हो गया, ये तो बर्बादी होगी, ये सब, तो इस तरीके से आप लोग सॉल्यूशन ओरिएंटेड कभी हो ही नहीं पाओगे। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग का जो दिमाग है वो हमेशा एक तरीके से एक सॉल्यूशन के ऊपर फोकस रहे, एक तरीके से कैसे इस दिक्कत का निवारण करना है उसके ऊपर फोकस रहे, तो ये आप लोग उस चीजों को अच्छे से सोल्व कर पाओगे। और जिस दिन की जो भी प्रॉब्लम है उसको तभी सोल्व कर आगे बढ़ो, क्योंकि फालतू की चीजों में अपना टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे प्रोडक्टिव काम अभी बाकी हैं जिंदगी में, तो उनके ऊपर फोकस देकर चलो। यार डिस्कशन बहुत प्यारा रहने वाला है, आज मजा आ जाएगा डिस्कशन सुन के आप लोगों का। 4 आर्टिकल है, शानदार तरीके से डिस्कस करने वाला हूं, बहुत कुछ आप लोगों को नया जानने को मिलने वाला है। एक एक पॉइंट आप लोगों का क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जो भी डाउट हुआ करे उसको जरूर बताया करें, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में उसको अच्छे से क्लियर किया जा सके। ठीक है, तो काफी कुछ जानेंगे। एक तो एक काफी इंटरेस्टिंग आज की जो मुझे न्यूज लगी है, ये बेसिकली सोनू सूद साहब जो है उनको देश के मेंटोर प्रोग्राम जो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है, उसमें यहां पर बोला गया कि सिटीजन जो है वो अडेप्ट कर सकता है अप टू द 10 चिल्ड्रन। यानी कि एक तरीके से 10 बच्चे हैं जिनकी अगर स्टडी करनी है, उन बच्चों को स्टडी कराने के लिए एक तरीके का प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। इसका नाम दिया गया देश के मेंटर। और ये जो देश के मेंटोर है यहाँ पर इस प्रोग्राम के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है सोनू सूद साहब। तो यहां पर ये इस तरीके से आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछा सकता है कि किसके द्वारा ये स्टार्ट किया गया है और कौन इसके ब्रांड एम्बेसडर है और क्या बेसिकली काम इसके अंदर किया जाना है। तो सिटीजन कैन अडेप्ट अप टू 10 चिल्ड्रन। ठीक है, तो 10 बच्चों को यहां पर आप लोग अडेप्ट कर सकते हैं उनकी स्टडी के लिए इन गवर्नमेंट स्कूल। ठीक है, तो यहां पर एक तरीके का इनिशिएटिव है कि बच्चों की एजुकेशन को इंप्रूव करने की कोशिश यहां पर की जाएगी। तो पर्सनली मुझे काफी अच्छा लग रहा है ये प्रोग्राम। बाकी आप लोगों को पता है कि पॉलिटिसाइज होती हैं चीजों की कि हाँ ये सब वो सब, पर लेकिन आप लोग एग्जाम के ओरिएंटेशन से आप लोग किसी भी न्यूज को पढ़ा करें, पॉलिटिशियन का काम है अपनी पॉलिटिक्स को खेलना। ठीक है, तो उसको आप लोग साइड में कर हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है उसको निकाल लेते हैं, बस काम खत्म हो गया हमारा। तो याद रखना ये काफी इंपॉर्टेंट एक प्रोग्राम हमारी कंट्री में स्टार्ट किया जा रहा है, खासकर दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। तो अगर कोई भी यहां पर इस पर्टिकुलर रीजन में रहता है और लगता है किसी को अडेप्ट करना चाहिए, तो जरूर इसका पार्ट बनिएगा। अगर आप लोगों को लगता है कि कोई ऐसा पर्सन है जो कि अच्छी खासी अर्निंग है उसकी और कुछ ऐसा काम कर सकता है किसी को फायदा हो जाए, तो आप लोग इसको जरूर अपनी लाइफ का पार्ट बनाइएगा। एक सजेशन है, बाकी करोगे तो आप लोग वही जो आप लोग चाहते हो, बाकी एक सजेशन है छोटा सा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, इसका आंसर मैं वीडियो के एंड में आप लोगों को बताऊंगा। रीजन क्या है, रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में था अभी, जिसको बोलते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेज एंड इम्यूनिटी। तो ये किस आर्टिकल के तहत आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा? यानी कि पार्लियामेंट के अंदर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनको इम्यूनिटी मिली होती है, उनको प्रिविलेज रहते हैं। तो वो प्रिविलेज जो है यहाँ से किस आर्टिकल के तहत यहां पर उनको मिलते हैं? आर्टिकल 103, आर्टिकल 104, आर्टिकल 105, आर्टिकल 106। तो ये आप लोगों को यहां पर बताना है। एक ऐसा ही एक आर्टिकल यहां पर बात की जा रही है, यहां पर एक मैप बेस्ड क्वेश्चन के बारे में। तो वेस्टर्न एंकर ऑफ हिमालय, तो हिमालय का जो वेस्टर्न एंकर है उसको किसको बोला जाता है? तो यहां पर काराकोरम में नामचा बरुआ है, इसी के साथ में शिवालिक हो गया और यहां पर ये हो गया नंगा पर्वत। ठीक है, तो कौन है यहां पर एग्जैक्ट सही आंसर आप लोगों को ये बताना है। वीडियो के एंड में इनका आंसर मिलेगा, तो प्रॉपर वे में आप लोग अच्छे से एंजॉय कीजिए पूरी वीडियो को, और चक्षु खुलने वाले हैं वीडियो देखते देखते, काफी कुछ आप लोग को इंटरेस्टिंग यहां पर जानने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो हम लोग यहां पर एडिटोरियल डिस्कस करेंगे, इसके बाद में न्यूज एनालिसिस का ओवरव्यू लेंगे, जिससे डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन भी आप लोगों के बन जाते हैं। कुछ डाउट भी थे एक बच्चे के, तो वो भी मैं यहां पर डिस्कस करूंगा। उसके तहत हम लोग ट्रिब्यूनल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो काफी प्यारा ये डिस्कशन है, तो अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। नई नई चीजें कई सारी आप लोगों को जानने को मिलेगी, कई सारी पुरानी चीजों का भी आप लोगों का रिवीजन होगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये डिस्कशन रहने वाला है।
सबसे पहले जो यहाँ पर आर्टिकल के बारे में एक डिस्कशन यहाँ पर दिया गया है, ये दिया गया अभी यहाँ पर हमारी कंट्री में टोटल मिलाकर 33 जो जज हो गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। तो कोलेजियम सिस्टम वो यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट करता है उसके थ्रू यहाँ पर अभी 3 महिलाओं को भी इसके अंदर अपॉइंटमेंट किया गया। तो एक महिला ऐसी है जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकती है और पहली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकती है वो आने वाले टाइम में। तो पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा, काफी कुछ आप लोगों को इंटरेस्टिंग जानने को मिलेगा, सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक बेस्ट आर्टिकल आप लोग बोल सकते हैं, यहाँ पर ये बात करें एसेट्स मोनेटाइजेशन के बारे में। तो ये एसेट मोनेटाइजेशन क्या होता है, मैंने आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट जो डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन के बारे में डिस्कस किया था, वहां पर भी असिस्ट मोनेटाइजेशन का पोर्शन था, उसी के बैकग्राउंड में था वो। पर मैंने ये पॉइंट इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि मुझे पता था आगे भी क्वेश्चन आएगा तो उसको और अच्छे से मैं कवर कर लूंगा। तो आज का जो आर्टिकल होगा इसमें असिस्ट जो यहाँ पर एसेट मोनेटाइजेशन और इसी के साथ में जो डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन, ये सारों में क्या डिफरेंस है, तो एक पूरी पिक्चर आज की डेट में आप लोगों की तैयार हो जाएगी। तो काफी प्यारा आर्टिकल होगा, डिटेल में डिस्कस करेंगे। केरला के अंदर कोविड-19 के केस क्यों बढ़ रहे हैं, आखिर ऐसा क्या हो गया, सीरो सर्वे क्या है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। यहां पर एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल, इसको भी आप लोग बोल सकते हैं। साइड वाला जो आर्टिकल है, अफगानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट पर जो बम ब्लास्ट हुआ, 100 के करीब आदमी मारे गए। तो हम लोगों को किस तरीके से इसको लेकर चलना चाहिए कि पड़ोस में एक इतना खतरनाक इंसान बैठा हुआ है कि हम लोग को इसको इग्नोर करना चाहिए, तो उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। आज सैटरडे को ग्राउंड जीरो आता है। अब ग्राउंड जीरो पर यहां पर बात की जा रही है हरियाणा के अंदर जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो खासकर चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो काफी कम है, यानी कि लड़कियां जो है वो काफी कम देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू लड़कों के। तो पर लेकिन फिर भी आज की डेट में दंगल के फील्ड में, जो कि एक तरीके से बहुत बड़ा गेम माना जाता है लड़कों का मेनली, वहां पर रेसलिंग के अंदर लड़कियां निकल कर आ रही है। तो यही चीजें यहां पर बताने की कोशिश की जा रही है कि देखिए, अगर आज की डेट में कोई ऐसा फील्ड है ना जहां पर आप लोग एक बार को कुछ उदाहरण सेट कर दें, ठीक है, जैसे फोगाट फैमिली के द्वारा उदाहरण सेट किया गया, तो फिर लोग जो है अपने उस पर्टिकुलर फील्ड में बच्चों को भेजने लगते हैं। तो इससे यहां पर एक नया पैटर्न सेट हो जाता है। और हरियाणा तो आप लोगों को पता ही एक तरीके से हब माना जाता है यहां पर गेम के मामले में बात करें। अभी नीरज के बारे में बात करें तो आने वाले टाइम में आप लोगों को बहुत सारे भाला फेंक नजर आएंगे अपने देश में, एक ऐसा ट्रेंड सेट करके चला गया बंदा। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। गांव में आप लोगों को मैंने बताया भी था शायद पहले, एक लड़की थी उड़ीसा के अंदर में, उसका सिलेक्शन हुआ था और वो पहली लड़की थी अपने गांव में से जिसके द्वारा सिलेक्शन लिया गया था गवर्नमेंट जॉब के अंदर में। तो मैंने बोला था ना आप लोगों से कि गांव के प्रधान से भी उन्होंने मेरी बात करवाई थी। तो उस टाइम पर जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज मुझे लगी वो ये लगी कि उसके बाद में कई सारे जो गांव के जो लोग हैं उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए भेजना स्टार्ट कर दिया, वरना वो अकेली थी जो यहाँ पर सही लेवल पर पढ़ लिख कर उस लेवल पर पहुंची थी। तो ऐसी सिचुएशन आज की डेट में भी कई सारे लोकल एरिया में आप लोग को देखने को मिल जाती है। तो ऐसी चीजें कहीं ना कहीं एक ट्रेंड सेट करके चली जाती है कि हाँ आने वाले टाइम के लिए किस तरीके से बच्चों को आगे लेकर चलना है। तो ये कुछ बातें यहाँ पर डिस्कस की गई है। तो लोकल इंफॉर्मेशन है वैसे, पर एक ओवरव्यू मैंने आप लोगों को यहाँ पर दे दिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जो फोकस करने वाले हैं, ये बात करेंगे हम लोग यहाँ पर एसेट मोनेटाइजेशन के बारे में। तो एसेट मोनेटाइजेशन क्या होता है, पहले तो एसेट जो शब्द होता है वो क्या होता है, एक तरीके से प्रॉपर्टी। आप लोगों ने सुना होगा लायबिलिटी और एसेट्स के बारे में। जैसे बैंक के अंदर आप लोग जाकर अपना पैसा धरते हैं, तो आप लोगों ने बैंक के अंदर अपना पैसा रख दिया ले जाकर, तो बैंक का जो अंदर पैसा रखा हुआ है वो आप लोगों की एसेट है, उसके ऊपर आप लोगों को इंटरेस्ट मिलेगा। पर लेकिन बैंक के लिए वो लायबिलिटी है, क्योंकि बैंक को वो देना है आप लोगों को रिटर्न। आप लोगों ने कई बार सुना होगा, इसके चलते लड़का और लड़की में भी यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट कई बार इंप्लीमेंट कर देते हैं कि जब लड़का पैदा होता है तो ये मानते हैं घर में एसेट हो गया, इनके एक तरीके से कमा कर देगा, वो सारी चीजें देखते हैं। लड़की पैदा होती है तो ये बोलते हैं कि लायबिलिटी होगी, उसकी शादी करनी पड़ेगी, उसके ऊपर पैसा लगाना पड़ेगा। पर लेकिन रियलिटी में अगर आप लोग देखकर चले तो लड़कियां एसेट्स होती हैं कहीं ना कहीं, और लड़के जो होते हैं वो यहाँ पर एक तरीके की लायबिलिटी होते हैं। क्योंकि पूरा कितना भी पैसा खर्च कर लो, एट द एंड ऑफ द डे जो माँ बाप के मैक्सिमम काम आती है आज के डेट में देखने को मिलेगा, वो लड़कियां ही आती हैं। लड़के जो होते हैं एक अलग ही ट्रेंड सेट कर रहे हैं आज के डेट में। खासकर पिछले कुछ दिनों आप लोगों ने न्यूज में कई सारी चीजें पढ़ी भी होंगी, हालांकि सबके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होता है, पर हम मैक्सिमम कोई भी लड़की अपने माँ बाप को घर से नहीं निकाल सकती, पर एक लड़का अपने माँ बाप को इजीली घर से निकाल सकता है। क्योंकि ये सिचुएशन आप लोगों ने सोसाइटी में देखी है। पिछले कुछ टाइम में जब अभी यहाँ पर कोविड-19 के केसेस चल रहे थे, बहुत सारे लोग जो है उनकी संख्या बढ़ गई वृद्ध आश्रम में। तो ये आप लोग देखते हैं कि किस तरह की कंडीशन निकल कर आ रही है। तो मेरे हिसाब से तो लड़कियां लायबिलिटीज, लड़कियां जो है वो एसेट्स हैं और लड़के लायबिलिटी बोल सकते हैं, क्योंकि लड़कों के ऊपर जो खर्च किया जा रहा है वो माँ बाप को रिटर्न नहीं मिल रहा है उस फॉर्म में जिस फॉर्म में माँ बाप खर्च कर रहे हैं। तो ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो एक तरीके से मुझे लगता है कि हालांकि दोनों को ही एक तरीके से एसेट्स मानना चाहिए, किसी को लायबिलिटी के तरीके से नहीं देखना चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। अभी आप लोग इसी में देख लो, हरियाणा में जो लड़कियां निकल कर आ रही है, शानदार परफॉर्मेंस। अगर बात करें
ओलंपिक के अंदर में सबसे पहले जो शानदार परफॉर्मेंस यहां पर देखने को मिली वो लड़कियों की देखने को मिली। पहली बार भी जब लास्ट ईयर ओलंपिक हुए थे जब 2016 में, उस टाइम पर भी आप लोगों को पता है कि लड़कियों के द्वारा ही एक तरीके से इज्जत बचाई गई थी पूरे देश की, तो उस टाइम पर भी आप लोगों ने देखा। अच्छा, लास्ट ईयर 2016 में जो ओलंपिक हुए थे वो कहां पर हुए थे और किस किस फील्ड में मेडल जीते गए थे बताइए तो जरा। छोटे छोटे क्वेश्चन कहीं पर भी बन जाते हैं, थोड़ा सा आइडिया रखोगे तो एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और हाँ, उड़ीसा पीसीएस का एग्जाम कैसा हुआ, कई सारे बच्चे एग्जाम देकर आए, कई सारों ने मेल भी किया, काफी अच्छा लगा इस तरीके से। कई सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर काफी अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए चीजें। देखिए मैं क्या पढ़ा रहा हूं यहां पर आप लोगों को, ये जो वीडियो आती है आप लोगों के सामने, ये आप लोग तभी समझ पाएंगे जब आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में जाकर बैठेंगे। एक बोला सर कौन बनेगा करोड़पति, में काफी सारे क्वेश्चन के आंसर दे पा रहे हैं हम लोग लेक्चर को देखकर। तो देखिए ये सारी चीजें आप लोग अगर उसको यूटिलाइज करोगे ना, आप लोग को ये पता होना चाहिए कि नॉलेज जो है वो एक तरीके से कितनी भी इकट्ठी कर लो, जब तक आप लोग उसका एप्लीकेशन नहीं करोगे तब तक वो नॉलेज किसी काम की नहीं है। दुनिया भर की किताबें रखी हुई हैं पर पता है नहीं नॉलेज का एप्लीकेशन कहां करना है, ठीक है। उन्हें पढ़े लिखे बेवकूफ, तो वो वाली चीज कैटेगरी में नहीं आना है। अगर आप लोगों ने नॉलेज इकट्ठी की है तो उसका एप्लीकेशन आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। वो वाली इंजीनियरिंग नहीं होनी चाहिए कि इंजीनियर बन गए पता नहीं है कि किस तरीके से एक फ्यूज तक कैसे हेड करना है तो बन गए इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, ठीक है। तो वो वाली चीजें नहीं होनी चाहिए, प्रैक्टिकल चीजें होनी चाहिए, बिल्कुल तुरंत एप्लीकेशन आना चाहिए। जैसे 3 इडियट में आप लोगों ने आमिर खान को देखा होगा, तो इस तरीके के पैटर्न में आप लोगों को चलना पड़ेगा, ठीक है। तो यही सारी बातें हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिए, अच्छे से एग्जाम की तैयारी करते रहिए। और आगे भी अभी ज्यादा टाइम बचा नहीं है, एग्जाम को पूरा फोकस देकर रिवीजन के ऊपर पूरा फोकस रखिए। अगर बात करें यहां पर ये बेसिकली है क्या, अभी जिसके बारे में बात की जा रही है एसेट मोनेटाइजेशन। तो जो एसेट्स होती है वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है और वो उसको मोनेटाइज कर रही है, एक तरीके से किराए पर दे रही है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। एक तरीके से अपना जो माल है वो किराए पर दे देना, ऐसा आप लोग समझ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर बड़ा ही प्यारा सा उदाहरण लेकर समझाता हूं। जैसे कि यहां पर अगर बात करें एक पर्टिकुलर ट्रेन है या फिर मेट्रो है, गवर्नमेंट के द्वारा उस ट्रेन या फिर मेट्रो को बनाया गया, ठीक है। बनाने के बाद में उन्होंने क्या किया, किसी प्राइवेट कंपनी जैसे कि रिलायंस है, उन्होंने उसको यहां पर उसको किराए पर दे दिया एक तरीके से। तो गवर्नमेंट को यहां पर पैसा आता रहेगा, तो गवर्नमेंट को पैसा आता रहेगा, तो वो पैसा जो है गवर्नमेंट कहीं भी यूज कर सकती है, एजुकेशन के फील्ड में यूज कर सकती है या फिर किसी ढांचागत विकास में या फिर हेल्थ के सेक्टर में यूज कर सकती है उस पैसे को। होगा क्या, जो किराए पर कोई चीज जाती है तो पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए जाती है। अब टाइम ड्यूरेशन खत्म हो गया किराए का, तो फिर से प्रॉपर्टी जो है किसके पास आ जाएगी, वो गवर्नमेंट के पास में आ जाएगी। तो ऐसा कुछ प्रोग्राम सेट करने की कोशिश की गई गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहां पर इस टाइम पर जो एसेट्स जो यहां पर दी जाती है जिस प्राइवेट कंपनी को, मान लीजिए रिलायंस को दी गई है, वो यहां पर अपना पैसा तो कमाएगी, जो भी रेलवे से यहां पर किराया आएगा वो सब चीजें चलेंगी। इसी के साथ में यहां पर वो इसको मेंटेन भी रखेगी, यानी कि ऐसा नहीं है कि इसको बर्बाद कर ढांचा, मान किसी को घर दिया किराए पर, उसने सारे बोर्ड जला दिए, पंखा जला दिया, दीवार तोड़ दी, वहां पर जो वॉशरूम वगैरह जो किचन वगैरह सब बर्बाद कर दी, ऐसा नहीं है। आप लोगों ने नॉर्मल देखा होगा किराए पर अगर आप लोग कुछ सामान लेते हैं तो प्रॉपर एग्रीमेंट में लिखा है कि जैसा है वैसा ही दिया जाएगा। अगर कुछ बेकार होता है तो अब तो यहां पर चेक कर लो कि हाँ क्या क्या बेकार है, पर लेकिन इसके बाद में अगर कुछ बेकार होगा, हम लोग इससे पहले अगर कुछ बेकार होगा आप लोग एंट्री करने से पहले, तो मकान मालिक सही करके देगा, पर लेकिन एंट्री करने के बाद में अगर कुछ बेकार होता है तो आप लोगों को सही कराना पड़ेगा। तो वही चीजें यहां पर भी देखने को मिलेगी। डेवलपमेंट में यहां पर बेसिकली प्राइवेट सेक्टर करना चाहे तो कर सकता है। तो यहां पर अभी कई सारे ऐसे फील्ड है जिसमें एसेट्स मोनेटाइजेशन के बारे में इनके द्वारा बात की गई है। तो इसके चलते गवर्नमेंट ये बोल रही है कि हमारे पास में लगभग 6 ट्रिलियन रुपए आने वाले हैं। 6 ट्रिलियन जो रुपए यहां पर आने वाले हैं, ये लगभग 4 साल में हमारे पास में ये रुपए आने वाले हैं, जिसको हम लोग आगे फिर यूज करेंगे। किस किस एरिया से पैसा आएगा, रेलवे से आएगा, टेलीकॉम से आएगा, रोड ट्रांसपोर्ट से आएगा, पावर से आएगा, यूथ अफेयर मिनिस्ट्री के लिए, सिविल एविएशन, पेट्रोलियम और यहां से। तो ये मिनिस्ट्री है जो एसेट्स मोनेटाइजेशन का प्लान कर रही है। इसमें क्या करेंगे, जैसे कि ट्रेन, जैसे कि रेलवे के बारे में बात करें तो 50 स्टेशन, 150 प्राइवेट पैसेंजर ट्रेन जो है वो मान लीजिए किराए पर दे दी कि यहां से आप लोग अर्निंग करो, पैसा कमाओ और एंजॉय करो। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। पर लेकिन यहां पर अगर एसेट्स मोनेटाइजेशन के बारे में आप लोग बात करें तो बड़ा ही प्यारा सा एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहां पर देना चाहूंगा और एग्जाम में बन भी सकता है आंसर राइटिंग के लिए। बात की जा रही है एसेट मोनेटाइजेशन इज ए फाइन, यानी कि एक अच्छा तरीका है, अच्छी चीज है, आप लोग इसको यूज कर सकते हैं इफ एग्जीक्यूटेड प्रॉपर्ली, यानी कि अगर प्रॉपर तरीके से आप लोग इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और बड़ी शानदार बात यहां पर बोली गई, एंड दैट इज ऑलवेज ए बिग इफ, यानी कि जो इफ लगा हुआ है ना यहां पर, ये इफ एग्जीक्यूटेड, ये इफ वो जो है वो बहुत बड़ा है अपने आप में, क्योंकि मैक्सिमम जो लोग हैं वो बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। तो एसेट्स मोनेटाइजेशन अच्छा काम है, ये बिल्कुल ऐसे मोबाइल जो है वो एक अच्छी डिवाइस है इफ यू आर अगर आप उसको ढंग से यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है, इफ यू आर यूटिलाइजिंग इट इन प्रॉपर वे अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, अगर आप लोग उसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, अगर आप लोग इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर या फिर यूट्यूब की रील पर, यूट्यूब के जो शॉर्ट्स होते हैं उनके ऊपर नहीं लगे हुए हैं, तो ये काफी अच्छी चीज है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि 2 घंटे मोबाइल को टच करना है, तो 2 घंटे टच करने के बाद मोबाइल से क्या करना है, वो वाली चीजें पता होनी चाहिए। तो ये इफ लग गए यहां पर, तो इफ बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर यहां पर उसको ढंग से यूटिलाइज किया गया तभी अच्छी चीज है, अगर ढंग से यूटिलाइज नहीं किया गया तो ये बर्बाद भी कर देगी, ऐसा यहां पर बोला गया है। अब बर्बाद क्या कर देगी,
एसेट मोनेटाइजेशन एक तरीके से एक ऐसा प्लान है जिसमें आप लोग चीजों को किराए पर दे रहे हैं, पर लेकिन कई बार आप लोगों ने ऐसे भी केस सुने होंगे कि किराएदार जो है वो इतना ज्यादा बदतमीज हो गया है कि उस किराए के घर को बेसिकली दबाकर बैठ गया, वो एक तरीके से छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो एसेट मोनेटाइजेशन यहां पर कुछ ऐसा आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर ढंग से यूटिलाइज नहीं किया तो पता चला अभी तो आप लोग इसको मोनेटाइज कर रहे हैं, किराए पर दे रहे हैं, पता चला कल को गवर्नमेंट के हाथ से ये चीजें निकल गई और ये चीजें जो है प्राइवेटाइज हो गई, एक तरीके से ओनरशिप जो है प्राइवेटाइजेशन के हाथ में चलेगी आराम आराम से। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो अभी जो यहां पर प्लान है इनका 6 लाख करोड़ का आप लोगों को यहां पर ये प्लान देखने को मिलेगा, जिसके चलते काफी कुछ आगे यहां पर चीजें निकल कर आने वाली है। तो अलग अलग एरिया में आप लोगों को बहुत सारी चीजें यहां पर सामने निकल कर आएंगी। तो इसी के बारे में कुछ मैं यहां पर आप लोगों से बातें करूंगा कई सारी। बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यहां पर यह कि किन एरिया में अभी इनके द्वारा ये प्लान किया गया जिसके चलते एसेट्स मोनेटाइजेशन कर रहे हैं, और यहां पर और क्या क्या चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहां पर इनके द्वारा जो नॉर्मली प्लान अभी किया जा रहा है, ये किया जा रहा है जैसे कि रोड हो गया, कोल माइन हो गई, तो ये वाली चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसके चलते यहां पर आगे भी कई सारे प्रोग्राम है फिलहाल, जैसे कि रोड हो गया, रेलवे हो गया, पावर सेक्टर हो गया, आगे चलकर एयरपोर्ट हो गया, टेलीकॉम सेक्टर हो गया, स्टेडियम हो गए, पावर ट्रांसमिशन हो गया। मैंने दिखाया ना आप लोगों को यहां पर जैसे स्पोर्ट के मामले में, तो पता चला एक स्टेडियम जो है वो इन्होंने यूथ अफेयर मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, वो इन्होंने क्या किया, किराए पर दे दिया। तो वहां से पैसा आ रहा है, उस पैसे को फिर यूज किया जा रहा है। तो इनका टारगेट है 20,000 करोड़ रुपए यहां से इकट्ठा किए जाए देश के अंदर जहां जहां पर भी जो भी स्टेडियम है, तो फिर उस पैसे को ढंग से यूटिलाइज किया जाएगा। आप लोग बोल सकते हैं ऐसा काम क्यों किया जा रहा है? ऐसा काम यार इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अभी कोविड-19 के चलते जो फिस्कल हालत है देश की वो काफी बर्बाद हो गई है, तो उसको इंप्रूव करने के लिए प्रोग्राम किया जा रहा है। इसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो अभी यहां पर चेयर करने वाली है। क्वेश्चन बन जाएगा कि यहां पर जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल है उसकी चेयरपर्सन कौन है, कौन उसको चेयर कर रही है? तो यहां पर फाइनेंस मिनिस्ट्री यहां पर चेयर करती है, यानी कि निर्मला सीतारमण जी यहां पर इसको चेयर करेगी। और इसी के साथ में यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो ट्रस्ट है वो यहां पर बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसके अंदर से पैसा यहां पर यूटिलाइज किया जाना है, उसके साथ में भी काम किया जाएगा। अगर आप लोग जो नैनो मैगजीन वाली वीडियो है जो डेली शाम को 9 बजे आती है, अगर आप लोग वो फॉलो कर रहे हैं तो उसमें मैंने आप लोगों से ये आर्टिकल काफी डिटेल में डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने बात की थी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो ट्रस्ट है उसके चलते ये बोला गया था कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसके द्वारा डिसाइड किया गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को एज ए फंड इकट्ठा करने वाली एक इंस्ट्रूमेंट के तरीके से यूज किया जाएगा, ताकि जो हाईवेज वगैरह हैं उनको ढंग से डेवलप किया जा सके। ये मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। ये एक तरीके का म्यूचुअल, एक तरीके से इन्वेस्टमेंट जो है ये वर्क करेगा लाइक म्यूचुअल फंड। जैसे आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, कि हाँ आप लोग पैसा इन्वेस्ट कर दिया फिर आप लोग रिटर्न वहां से मिल रहे हैं, तो ये भी यहां पर भी कुछ इसी तरीका ये फंड बनाया गया है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए यहां पर इसको यूज किया जाएगा। ठीक है, तो इसके तहत यहां पर जो पब्लिक एसेट्स है जैसे हाईवे हो गया, गैस पाइपलाइन, रेलवे ट्रक, ये सारी चीजें, रेलवे ट्रैक वगैरह, ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। इनको मोनेटाइज किया जा रहा है और पैसा निकल कर आएगा, फिर उसको यूज किया जाएगा। इसमें फाइनेंशियल जो सेक्टर रेगुलेटर है जैसे RBI हो गया, सेबी हो गया, IRDI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या PFRDA, ये सारे यहां पर मिलकर बेसिकली इसका पार्ट रहेंगे। ये सारे मिलकर काम करेंगे कि नेशनल मोनेटाइजेशन जो पाइपलाइन है उसको कैसे आगे लेकर चलना है। और एस्टिमेशन जो मैंने बताया ना अभी आप लोग यहां पर 5.96 लाख करोड़ रुपए यहां पर 4 साल में इकट्ठा करने का टारगेट है, क्योंकि कोविड-19 ने कमर तोड़ दी है, तो इसलिए जरूरी हो गया है इस तरीके यहां पर चीजों को इंप्लीमेंट करना। तो यही बातें शॉर्ट फॉर्म में यहां पर लिखी हुई है। तो इसका मतलब यह है कि जो यहां पर ये पैसा आएगा उसको प्रॉपर वे में यूटिलाइज किया जाएगा, पर लेकिन कंडीशन यहां पर यह भी कि प्रॉपर वे में यूटिलाइज करना है। जैसे मैंने बताया ना कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो यहां पर हमारे देश में जो भी हाईवे है उनको मेंटेन रखने का काम करती है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर इसके बारे में कुछ बातें करूं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन अगर बनने लगे तो कंफ्यूज मत होना। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो 1988 में ये बनाई गई थी। नेशनल हाईवे जो हमारी कंट्री में है उनको मैनेज करने का काम करती है। इसी के साथ में ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि एक एक्ट के थ्रू ये बनाएगी। स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है? जो एक एक्ट के थ्रू बनाई जाती है पार्लियामेंट में पास करके। और किस मिनिस्ट्री के अंडर में आएगी? तो यार कोई भी बता देगा, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। योगेंद्र जो नारायण वो पहले इसके चेयरपर्सन थे, NHI जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। और मोटो बड़ा शानदार मुझे लगता है इसका, नॉट जस्ट रोड बिल्डिंग ए नेशन, यानी कि हम लोग जस्ट रोड नहीं बना रहे हैं, हम लोग देश बना रहे हैं। और इसके साथ में एक MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया इसरो के साथ में, ताकि मैपिंग की जा सके अपने हाईवे की और हम लोग चीजों को अच्छे से इंप्लीमेंट करके चल सके। तो ये भी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इसके चलते जो नेशनल एसेट्स जो मोनेटाइजेशन का ये प्रोग्राम है, इसमें यहाँ पर गवर्नमेंट के पास ही ओनरशिप का राइट रहेगा, वो उसको जस्ट किराए पर दे रही है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोग याद रखिएगा, आप लोगों को कोई कंफ्यूजन इसको लेकर नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों को यहां पर और बताता हूं।
जिसके बारे में आप लोग थोड़ा सा आइडिया रखिएगा। जैसे कि अगर बात करें हम लोग अभी यहां पर मैंने बोला ना कि हम लोग इनको मोनेटाइज कर रहे हैं, पर लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है यहां पर, इंटरेस्टिंग बात यहां पर यही है कि इसके चलते कई सारी टेंशन रहती है लोगों के माइंड में कि यार ये प्रोग्राम जो हम लोगों ने ये स्टार्ट किया ना, इसके साथ में चैलेंज क्या है। एक तो प्रॉपर वे में रिवेन्यू सिस्टम जो रहता है उसको आइडेंटिफाई नहीं किया जाता है कि क्या क्या रिवेन्यू सिस्टम कहां पर किस तरीके से हम लोग उसको यूटिलाइज करने वाले हैं। दूसरा यहां पर ये रहता है कि ये बोलते हैं कि अगर आप लोगों ने अभी यहां पर एसेट्स मोनेटाइजेशन कर दिया तो प्राइवेटाइजेशन की फील्ड में ये पहला स्टेप हो गया कि आगे आने वाले टाइम में चीजें प्राइवेटाइज हो सकती हैं। तो ये चीजें यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। और मैंने आप लोगों को यहां पर ये बताया भी था, अगर आप लोगों से कोई पूछने लगे कि प्राइवेटाइजेशन में और डिसइन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है, जब तक 51% शेयर जो है वो गवर्नमेंट के पास में है तब तक गवर्नमेंट का डिसीजन जो है वो सब मानेंगे। पर लेकिन जैसे 51% शेयर जो है किसी प्राइवेट एंटिटी के हाथ में पहुंच गए, अब डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी उनके हाथ में रहेगी, यानी कि जो वो कहेंगे वो सबको मानना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दिया गया। तो इस टाइम पर ये प्राइवेटाइजेशन इसका हो गया, यानी कि अब गवर्नमेंट जो है वो एक पार्ट तो रहेगी इसका, पर लेकिन डिसीजन जो है वो प्राइवेट का रहेगा, वही यहां पर इंप्लीमेंट करेगा। तो अगर दोनों के पास में 50-50 शेयर है तो दोनों मिलकर काम करेंगे, पर लेकिन अगर एक के पास में भी 1% ज्यादा हो गए तो फिर यहां पर दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। एक बच्चे के द्वारा बोला गया कि सर आपने बोला कि यहां पर एक तरीके से जो पीएसयू वगैरह है, क्या यहां पर जो डिसइन्वेस्टमेंट किया जाता है फिर प्राइवेटाइज किया जाता है, तो क्या ये गलत है? तो मैंने यार आप लोगों को बिल्कुल क्लियर डिफरेंस बताया था। मैंने कहा था कि जो प्रॉफिट मेकिंग पीएसयू है वो है सोने के अंडे देने वाली मुर्गी, तो उसको यहां पर आप लोगों को एक तरीके से ना तो प्राइवेटाइज करना है और कोशिश करो कि डिसइन्वेस्टमेंट भी उसका ज्यादा ना किया जाए एक तरीके से, पर करो भी अगर डिसइन्वेस्टमेंट तो 50% कम से कम आप लोगों के हाथ में होना चाहिए। पर लेकिन जो पीएसयू लॉस मेकिंग पीएसयू है, जैसे बीएसएनएल, एयर इंडिया, इन सब के बारे में मैंने बताया था, इनको आप लोग प्राइवेटाइज कर सकते हो। अगर आप लोगों को लग रहा है ये फालतू का बर्डन डाल रही है गवर्नमेंट के ऊपर तो इनको प्राइवेटाइज कर सकते हो। पर लेकिन अगर आप लोग बोलने लगे रेलवे को भी प्राइवेटाइज करना है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि रेलवे बहुत सारे लोगों का साधन है, एक तरीके से जर्नी का तरीका है। अगर रेलवे को प्राइवेटाइज कर दे तो कैसे काम चलेगा, बहुत सारी दिक्कत देखने को यहां पर मिल जाएगी। आधी जनता इतनी रेलवे में घूमती है कि कई देश की कंट्री की इतनी यहां पर पॉपुलेशन नहीं जितने हमारे देश रेलवे में घूमते थे आज की डेट में। तो ये आप लोग समझ सकते हैं कोविड-19 के चलते अलग चीजें रुक गई है, वो एक अलग बात है, वरना आप लोगों को ये कंडीशन देखने को मिलेगी। तो जो खासकर सोसाइटी पर ह्यूज इंपैक्ट डालने वाले सेक्टर है उनको आप लोगों को प्राइवेटाइज, कम से कम प्राइवेटाइज नहीं करना चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। तो इंटरव्यू में भी आप लोगों से क्वेश्चन बन सकते हैं यहां से कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, गवर्नमेंट सही कर रही है, फिर क्या आप लोग इस तरीके से देखते हैं। तो अगर यहीं पर ही आप लोग एक एनालिटिकल अपनी अप्रोच जनरेट कर लोगे तो फिर दिक्कत नहीं रहेगी। 47% के करीब यहां पर अचीव किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा, 17% के करीब अचीव किया गया था मनमोहन सिंह जी के द्वारा, और यहां पर जो प्रेजेंट टाइम पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं इनके द्वारा 91% अचीवमेंट यहां पर देखने को मिल रहा है इस फील्ड में, जो भी यहां पर ये अभी प्राइवेटाइज डिसइन्वेस्टमेंट यहां पर किया जा रहा है। ठीक है, तो जो भी इनके द्वारा डिसाइड किया गया वो उसको ढंग से इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो देखिए अच्छा है, यहां से आप लोगों को काफी कुछ यहां पर रिटर्न मिल जाता है। पर लेकिन रियलिटी में यह है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि सब कुछ आप लोगों ने अगर यहां पर एक तरीके से प्राइवेटाइज कर दिया तो अगर आगे चल के फ्यूचर में कोई दिक्कत आएगी तो उसका सॉल्यूशन क्या निकालोगे, उसके बारे में भी तो आप लोगों को सोचना पड़ेगा ना। तो चैलेंज भी देखने पड़ेंगे आप लोगों को, इस तरीके से आप लोगों को चीजों को लेकर चलना है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप लोग इस पूरे आर्टिकल को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो 2 आर्टिकल मैंने कवर कर दिया एक ही आर्टिकल के अंदर, कल का भी आप लोगों का रिवीजन करा दिया। ठीक है, एक छोटी सी और पॉइंट यहां पर आप लोगों को बता देता हूं जिसके बारे में आप लोग याद रखें, जो क्वेश्चन के बेस पर भी यहां पर रहेगा कि एसेट्स मोनेटाइजेशन अगर आप लोग यहां पर कर रहे हैं, एसेट्स जो भी आप लोग मोनेटाइज कर रहे हैं, तो उसके लिए आप लोगों को एक ऐसी बॉडी बनानी पड़ेगी जिसको बेसिकली बोला गया एसेट मोनेटाइजेशन मॉनिटरिंग अथॉरिटी, यानी कि एक ऐसी प्रोफेशनल बॉडी आप लोगों को बनानी पड़ेगी जो कि जो भी चीजें आप लोगों ने मोनेटाइज की है, मान लीजिए आप लोगों ने रेलवे ट्रैक दे दिया, आप लोगों ने यहां पर ग्राउंड दे दिए प्राइवेटाइज के हाथ में कि आप लोग इसको देख लो। ठीक है, टेलीकॉम सेक्टर आप लोगों ने दे दिया, पेट्रोलियम गैस लाइन सेक्टर दे दिया आप लोगों ने। अब ये भी तो देखो जिसको आप लोगों ने दिया है वो आप लोगों का घर जो है वो संभाल पा रहा है नहीं संभाल पा रहा है। अगर वो ढंग से नहीं संभाल पा रहा है तो फिर उसको जो है उसको फिर लात मारकर भगाओ, फिर किसी और को लेकर आओ या फिर अपने आप मैनेज करो। पता चला आप लोगों का पूरा घर ही बर्बाद करके चल दिया आप लोगों ने सपनों से, वो जो घर बनाया था, तो वो वाली चीजें यहां पर नहीं होनी चाहिए। तो ये बातें हैं यहां पर, आप लोगों का क्या आइडिया है, आप लोग कैसा लगे यहां पर ये बेसिकली आर्टिकल जरूर बताएगा। कोई भी कंफ्यूजन हो यार देखिए पूछिए जरूर। ठीक है, और क्वेश्चन जो पूछता हूं उनके आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा ताकि यहां पर चीजें अच्छे से हम लोग एक तरीके से डिस्कस कर रहे हैं। यहां पर ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को बस पढ़ा रहा हूं। ठीक है, और फीडबैक जरूर दिया करो यार, जो भी आप लोगों का लेक्चर जो डिस्कस करता हूं उसके अंदर फीडबैक काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए मैं बोलता हूं कि लेक्चर जैसे ही खत्म होता है आप लोग फीडबैक दिया करो, तुरंत डिसलाइक करो यार, लेक्चर पसंद नहीं आ रहा है, डिसलाइक का बटन दे इसलिए रखा है डिसलाइक करने के लिए। अगर पसंद नहीं आ रहा है तो डिसलाइक करो, और पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करो। अभी देखो कि जो लेक्चर है लगभग 35 से 40 हजार लोग देख रहे हैं, पर लेकिन जो डिसलाइक मिलेंगे वह भी काफी कम है और लाइक वो भी काफी कम है। कोई तो चूज करो, लाइक
चूज करो या फिर डिसलाइक चूज करो, एक बटन तो चूज करो कम से कम। आप लोग कोई सा भी चूज नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि बस वही वाली भीड़ है कि हाँ एक तरीके से बस हाँ बैठे हुए हैं, पता नहीं क्या चल रहा है, ये नहीं पता कि लेक्चर अच्छा लगा कि बुरा लगा। इतना तो कम से कम इंसान एक तरीके से फीडबैक दे सकता है ना, छोटा सा एक हल्का सा फीडबैक। और बाकी अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को मार्क्स भी देना है तो मैं बोलता हूँ कि 10 में से आप लोग कितने मार्क्स देंगे इस लेक्चर को, तो भी आप लोग दे सकते हैं। तो ये फीडबैक से मुझे पता चलता है कि जो 4-5 घंटे की मेहनत की गई लेक्चर के ऊपर उसमें कितना ज्यादा प्रोडक्टिव यहाँ पर ये चीजें रही है, तो वो वाली चीजें रहती है बेसिकली, ठीक है। तो 1 सेकंड लगेगी आप लोगों को ये काम करने में, पर लेकिन आप लोग पता नहीं क्यों शर्माते हो ये काम करने में। डेली एक इंसान 5 घंटे अगर एक लेक्चर में लगा सकता है, आप लोग 3-4-5 सेकंड नहीं लगा सकते उस चीज के लिए, तो थोड़ा सा यार देखिए फिर वो लगता है, ठीक है। तो ये जरूर आप लोग फीडबैक जरूर दिया करो, इससे पता चलता रहती है चीजें, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर केरला के अंदर जो कोविड-19 के जो केसेस हैं ये क्यों बढ़ रहे हैं, क्या रीजन है इसका, और कौन सा वेरिएंट बढ़ रहा है, तो डेल्टा वेरिएंट बढ़ रहा है। तो समझेंगे अभी नए केसेस जो सामने निकल कर आ रहे हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जो येलो लाइन है यहाँ पर ये भी दिखा रही है कि टेस्ट पर मिलियन, यानी कि 10 लाख पर कितने टेस्ट किए जा रहे हैं। जो यहाँ पर ये ब्लू लाइन है थोड़ी सी ये दिखा रही है यहाँ पर कि टेस्ट पॉजिटिविटी रेट क्या है यहाँ पर, और ये दिखा रही है कि न्यू केस कितना आ रहे हैं। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर केस आ रहे हैं, जितने ज्यादा टेस्ट भी नहीं हो पा रहे हैं, ये कंडीशन देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये जो डेल्टा वेरिएंट ये सब आ रही है चीजें क्या है। तो मैं आप लोग थोड़ा सा पीछे लेकर चलता हूं, अगर थोड़ा लंबे समय से आप लोग मेरे साथ में कनेक्ट हैं तो ये चीजें आप लोगों को पता होगी, आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। पर लेकिन अगर अभी न्यू मेंबर है तो आप लोगों को ये नहीं लगेगी एकदम, और काफी कुछ जानने को मिलेगा। न्यू मेंबर जो हुआ करे वो लिख दिया कीजिए कमेंट बॉक्स में N, ताकि मुझे पता चलता रहे कौन कौन न्यू मेंबर आता है, ठीक है। एक बच्चा पूछ रहा है सर ये क्या होता है, कि एक बच्चा लिख रहा है कि मतलब एक बच्चे ने लिखा 270 लिख दिया आगे, एक बच्चा लिख रहा है 5वें नंबर का। तो यार ये देखो ऐसा है कि जैसे मान लीजिए आप लोग को कई सारे बच्चे ऐसे ही मुझे ये बोलते थे कि सर ये समझ में नहीं आता है कि जो लेक्चर हम लोग देख रहे हैं मतलब जल्दी कहीं ना लेट हो जाते थे लेक्चर। तो मैंने उनको ये बोला कि जब आप लोगों को लेट हो रहे हो तो जैसे कि आप लोग आ गए और उस टाइम पर जो व्यूज हो चुके हैं मान लीजिए 3000 हो चुके, ठीक है, आप लोग आए देखने के लिए, तो आप लोग लिख दो कि 3001, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप लोगों को इसको नंबर को डेली कम करते रहना है, यानी कि कल को फिर आओगे तो कल को मान लीजिए अब तक 1500 ने देखा है तो आप लोग आ गए, आप लोगों ने लिख दिया 1500, ठीक है। या फिर लाइक वाला चूज कर लीजिए आप लोग, जैसे लाइक होता है ना कि आप लोग जब वीडियो देखना है तो आप लोगों ने देखा उस टाइम पर 3000 लोगों ने लाइक कर दिया, तो आप लोग आ गए, तो फिर आप लोगों ने लाइक किया तो 3001 हो गया, ठीक है। तो आप लोगों ने लाइक किया, तो आप लोग इस तरीके से करो कि अगले दिन मुझे जो है पहले नंबर पर आकर वीडियो लाइक करना है, यानी एक तरीके से आते ही वीडियो देखना है। तो इससे क्या रहेगा, अपने टाइम को आप लोग अच्छे से मैनेज कर पाओगे। ये उनके लिए जिनको लगता था सर वीडियो आधी बार देख ही नहीं पाते हैं, तो एक तरीके से नहीं वो एक ललक जगाने वाली बात होती है कि हाँ हम लोग वीडियो को देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये चीजें आप लोग इंप्लीमेंट कीजिए लाइफ में, एक तरीके से अपने आप को एनालाइज करते रहिए, कहने का मतलब ये है, ठीक है। जिस तरीके से मैं क्या करता हूं अपने आप को एनालाइज करते रहता हूं, अच्छा वीडियो पर इतने लाइक आए, इसका मतलब वीडियो आज अच्छी थी, ठीक है, आज कम रह गया, इसका मतलब वीडियो में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी थी, तो उस कमी को भी लिख दिया करो आप लोगों को जो कमी लगी है। तो ये चीजें रहती हैं, अपने आप को फीडबैक देते रहा करो, कहने का मतलब ये, ठीक है। तो चलते हैं यहां पर। स्टार्टिंग में जब कोरोना वायरस था उस टाइम पर डोनाल्ड ट्रंप थे यूएसए के प्रेसिडेंट, और वो कोरोना वायरस को चाइनीज वायरस बोल रहे थे। कुछ लोगों ने इसको वुआंग वायरस बोला, क्योंकि वुआंग में बोलते हैं कि लैबोरेटरी से ये वायरस निकल कर आया, तो वुआंग नाम भी दे दिया गया। आगे चलकर जब डेल्टा वायरस आया तो उसको इंडियन डेल्टा वायरस, इंडियन कोरोना बोलने लगे। तो इस तरीके से दिक्कतें होने लगी कि यार कंट्री का नाम बदनाम होने लगा कि चाइनीज वायरस हो गया, इंडियन वायरस हो गया। तो WHO सामने आया निकलकर, उसने बोला यार ये तो ऐसे काम नहीं चलेगा। जैसे हम लोग साइक्लोन के नाम रखते हैं, साइक्लोन हो गया ताउते, ये यहाँ पर बेसिकली या साइक्लोन ताउते साइक्लोन, जिससे कौन बनेगा करोड़पति में क्वेश्चन भी पूछे गए थे। तो यहाँ पर बच्चा कह रहा है सर मजा आ गया देखकर, चलो अच्छा एंजॉय करते रहो। देखिए ऐसा नहीं कि पढ़ाई एग्जाम में ही आप लोग यूज कर पाओगे, कौन बनेगा करोड़पति में भी यूज कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर तो बेसिकली बात यही की जा रही है, अगर आज के में आप लोग इसको देख पा रहे हैं, काफी इंटरेस्टिंग है ये कि यहाँ पर ये जो अभी चाइनीज वायरस जिसको हम लोग बोल रहे हैं, चाइनीज वायरस बोलने में अच्छा लगता है वैसे अगर देखो तो अपना इंडिया का वायरस नहीं बोलना, उसका नाम रखा गया वही लेना, ठीक है। अगर बात करें जो चाइनीज वायरस है यहाँ पर, ये आज नहीं है पहले भी यहाँ पर आ चुका है। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम 2002 के टाइम पर आया था, 8000 के करीब केसेस आए थे। तो ये बिल्कुल ऐसे जैसे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट नहीं था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट आया था तो उस टाइम पर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट नहीं बोलते थे, उसको हम लोग वर्ल्ड वॉर बोलते थे। पर लेकिन जब वर्ल्ड वॉर सेकंड हो गया तो फिर पहले वाले को वर्ल्ड वॉर फर्स्ट बोलने लगे। तो इसी तरीके से सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम 2 बोलते हैं इसको, क्योंकि पहला जो है 2002 में ऑलरेडी आ चुका था यहाँ पर। इसी का एक भाई और था जिसको बोलते थे यहाँ पर मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, मीरस बोलते थे। तो ये साउथ अफ्रीका में आया था, इसके द्वारा लगभग 2500 लोगों की एक तरीके, इसके लगभग 850 लोगों की जान गई थी और 2500 लोगों को लगभग ये इन्फेक्शन हुआ था। तो यहाँ पर ये इन्फेक्शन हुआ था 8000 लोगों को, लगभग 1000 करीब लोगों की जान गई थी। तो अभी ये जो वेरिएंट है ये अपना इस तरीके से जो वायरस है इसके अलग अलग भाई बहन निकल कर आ रहे हैं। जैसे अल्फा हो गया, ये यूके से निकल कर आया, बीटा हो गया, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा साउथ अफ्रीका से निकल कर आया, गामा हो गया ब्राजील से निकल कर आया, डेल्टा हो गया इंडिया से निकल कर आया। तो ऐसे निकल कर कैसे आ रहा है, क्योंकि हर एक कंट्री में खान पान, रहन सहन, इन्वायरमेंट, टेम्परेचर, ये सारी चीजें अलग अलग होती हैं, तो उसके बेस पर वायरस का नेचर भी चेंज होता रहता है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इनका नाम याद रखिएगा, ये सारे नाम जो यहाँ पर आप लोग के सामने निकल कर आ रहे हैं, अल्फा बीटा गामा जीटा थीटा, ये सारे WHO के द्वारा दिए गए हैं और ये सारे ग्रीक लेटर हैं जिनको यूज
यूज यहां पर किया जा रहा है। और कोई याद रखो ना रखो, इंडिया से रिलेटेड जो यहां पर दो हैं, इनका नाम जरूर याद रखिएगा, एक है डेल्टा और एक है कप्पा, कटप्पा नहीं कप्पा, ठीक है, याद रखना इसको। तो यहां पर इसको B16171 भी बोला जाता है और इसको यहां पर डेल्टा को B16172 बोला जाता है, ठीक है। तो ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोग याद रखना। पहले अप्रैल में ये आया था और फिर मई में ये आया, इसीलिए यहां पर आप लोगों को 1 और यहां पर 2 देखने को मिलेगा, यानी कि कप्पा पहले आया डेल्टा पहले आया, तो के डी के नाम से आप लोग याद रख लेना, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अभी यहां पर ये बोला गया केरला में केस क्यों बढ़ रहा है, अब उस पर आ जाते हैं। देखिए केरला में केस बढ़ने के कई सारे रीजन बताए गए हैं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट रीजन तो ये बताया गया कि फिलहाल जिस तरीके से चीजों को हम लोगों ने नहीं कि एक तरीके से लाइटली लेना स्टार्ट कर दिया है, हम लोगों ने एकदम चीजों को खोल दिया कि हाँ चलो ठीक है कोरोना वायरस ऐसा लग रहा है खत्म हो गया, तो ये बहुत बड़ा रीजन देखने को मिलेगा जिसके चलते केरला के अंदर ये बीमारी काफी लार्ज स्केल पर फैलती हुई नजर आई। ऊपर से अभी आप लोगों ने देखा फेस्टिवल का सीजन चल रहा है, तो फेस्टिवल के सीजन में जब काफी लार्ज स्केल पर जो क्राउड इकट्ठी होती है, ओणम के बारे में आप लोगों ने सुना केरला के अंदर सेलिब्रेट किया गया अभी, तो उसके चलते भी यहाँ पर नंबर ऑफ केसेस जो है काफी लार्ज स्केल पर बढ़ते हुए सामने आए। तो इसके चलते भी यहाँ पर जो डेल्टा वेरिएंट है ये काफी ह्यूज इंपैक्ट यहाँ पर डाल रहा है। तो केरला के अंदर आप लोगों को अभी ये भी काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिला। टेस्ट जो रेट है वो कम देखने को मिलेगा। सीरो सर्वे जो कंडक्ट यहां पर कराया गया था, उस सीरो सर्वे ने यहां पर ये बातें बताई कि यहां पर जो इम्यूनिटी है लोगों के अंदर, जो एक तरीके से एंटीबॉडी डेवलप हुई है। एंटीबॉडी क्या होती है, जब आप लोग की बॉडी में कोई बीमारी आती है तो शरीर उसको लड़ने के लिए अपने हथियार निकाल लेता है, वो हथियार एंटीबॉडी होती है। जब तक आप लोग ये हथियार चलते रहते हैं तो सही है, आप लोग उसके साथ में लड़ते रहेंगे, हथियार गिर गए तो बॉडी के ऊपर बीमारी कंट्रोल कर लेगी। तो पूरे देश में जो यहां पर एंटीबॉडी डेवलप हो चुके हैं, बोला था 80% हो चुके हैं, पर लेकिन केरला में 44% ही हुई है, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। वैक्सीनेशन प्रोग्राम केरला के अंदर बात करें तो 75% एडल्ट पॉपुलेशन, जवान पॉपुलेशन को यहां पर आप लोग दवाई दे चुके हैं, पर लेकिन 55% टोटल पॉपुलेशन जो है उसका आप लोगों को देखने को मिलेगा एटलीस्ट यहां पर सिंगल डोज भी मिल चुकी है लोगों को, 75% को, तो अच्छी बात है। पर लेकिन फिर भी यहां पर दिक्कतें देखने को मिल रही है, तो उसमें बहुत बड़ा रीजन तो है लापरवाही, ठीक है, तो इसके बारे में बात की जा रही है। सीरो सर्विलेंस के बारे में मैंने आप लोगों से बात किया था, तो नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल जो है वो किसके अंडर में आता है, वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सीरो सर्वे नॉर्मली यहां पर कंडक्ट कराया जाता है ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये यहां पर इस प्रोग्राम को लेकर चलती है। तो इसके अंदर चेक किया जाता है कि एंटीबॉडी डेवलप हो रखी है नहीं, इम्यून सिस्टम कैसे काम कर रहा है पर्टिकुलर डिजीज के रिलेटेड, और पास्ट में इन्फेक्शन कैसा रहा, प्रेजेंट टाइम पे नहीं बताता है क्या चल रहा है, ये पास्ट का बेसिकली डिटेल आप लोगों को बताता है। तो टेस्ट किया जाता है यहां पर इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है, तो ये इसका जी जो है यहां पर इसका टेस्ट किया जाता है, जिसको एलिसा बोलते हैं, मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया भी था। ये टेस्ट यहां पर बेसिकली बॉडी के अंदर चेक करेगा यहां पर IgG एंटीबॉडी, जिसके तहत यहां पर पता लगेगा कि इन्फेक्शन कैसा है। तो ये मैंने आप लोगों को समझाया भी था, यहां पर IgG जो है यहां पर इसको बोलते हैं इम्यूनोग्लोबिन बेसिकली जी, ये एक टाइप ऑफ एंटीबॉडी है जो कि डेवलप होती है कोविड-19 के अपोज में, यानी कि जैसे कोविड-19 हुआ ये अपोज में डेवलप हो जाएगी और फिर आप लोगों की बॉडी में रहेगी। जो यहां पर एलिसा है, ये एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं यहां पर एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एरे, तो ये याद रखिए यहां पर ये एक तरीके का टेस्ट होगा जो कि यहां पर आप लोगों की बॉडी में बताएगा कि क्या क्या दिक्कतें हैं। तो इसके बाद में फिर पता चलता है कि कैसे यहां पर लोगों को दवाइयां देनी है, कितने लोगों को वनरेबल कंडीशन में आ रखे हैं, कितनों को यहां पर एक तरीके से ढंग से यूज करना है, एक तरीके से कम्युनिटी में ट्रांसमिशन कहां पर हो रहा है। इसी के साथ में यहां पर देखने को मिलता है कि किस तरीके से हिड इम्यूनिटी डेवलप हुई है फिर नहीं हुई है, यानी कि लोग और जितना ज्यादा वनरेबल है यहां पर, तो वो वाली चीजें भी यहां पर पता चलती है। तो ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ये सारे काम करती है, तो इसके बारे में याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं कि किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आ गई। बायोमेडिकल रिसर्च आप लोगों को देखने को मिलेगी जिसके फील्ड में ये काम करती है। आप लोगों से पूछ लो अगर मैं पहले इसको किस नाम से पुकारा जाता था, तो इसको इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन के नाम से जाना जाता था। 1911 में बनाई गई थी, 100 साल से भी पुरानी बॉडी हो चुकी है भाई साहब। आगे इसके बारे में इसलिए क्वेश्चन बन सकते हैं और काफी ज्यादा न्यूज में भी है कोविड-19 के चलते। इसको रजिस्टर जो किया गया है वो किया गया है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो 1949 है, उसके तहत आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये बेसिकली काफी सारे फंक्शन इसके किए जाते हैं। आफ्टर आजादी के इसका नाम चेंज किया गया और उसी के साथ में इसको कई सारे फंक्शन यहां पर दे दिए। तो ये हो गई इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन जो कि आप लोगों को माइंड में क्लियर रखनी है, ठीक है। तो कैसा था आर्टिकल, देखिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यार, फिर से वही बोलूंगा कि आप लोग बताते रहा करो, इससे ये भी पता चलता रहेगा कि हाँ क्या क्या आप लोग सीख रहे हो। और इससे अच्छी चीज ये रहती है कि आप लोग जितना कुछ सीखोगे तो उससे कहीं ना कहीं एक तरीके से एक लेवल आप लोग को पता चलता रहता है चीजों का कि हाँ ये चीजें होगी, तो आप लोग अपने आप को भी एनालाइज करते रहना चाहिए हमेशा आप लोगों को, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं। आइए अब यहां पर आगे चलने वाले हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। ये आर्टिकल भी काफी इंटरेस्टिंग लगा पर्सनली मुझे। यहां पर अभी हमारी कंट्री में 9 ऐसे जज थे जिनको सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट किया गया एक तरीके से। तो यहां पर मतलब जज नहीं थे कुछ, यहां पर वो एक तरीके से लॉयर भी थे यहां पर एक, ठीक है। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा जो न्यूज में रही वहां पर वो है यहां पर ये जस्टिस BN, ये है यहां पर नगराथन, ठीक है। तो इनका नाम आप लोग याद रखिएगा। आगे चलकर ये बोला जा रहा है कि यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकती है और पहली लेडी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकती है ये।
शॉर्ट फॉर्म में अगर याद रखना है तो बीबीएन के नाम से आप लोग याद रख लेना, बीबीएन। तो यहां पर ये नहीं, ठीक है। बाकी यहां पर ये सारे जो नए जज अभी सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट किए गए, तो जजेस की संख्या जो हो गई यहां पर वो हो गई है 33, ठीक है। टोटल जो संख्या वो कितनी है, वो है 34, ठीक है। तो 34 है, यानी कि अभी एक वैकेंसी अभी बाकी है मेरे दोस्त, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। तो पर लेकिन यहां पर पहली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकती है यहां पर ये फीमेल, और जहां तक चांस लग रहा है बन ही जाएंगे। बहुत ज्यादा न्यूज में आ गई, अब तक कोई चीफ जस्टिस इंडिया वुमेन बनी भी नहीं है, तो ये आप लोग को देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। तो एक अच्छी बात आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। अब यहां पर हमारी कंट्री में अगर आप लोग जुडिशरी का पैटर्न समझिएगा तो कुछ ऐसा पैटर्न आप लोग को देखने को मिलेगा। सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, फिर है हाई कोर्ट, फिर है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और फिर आते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जो बोल दिया वो सारी चीजें इंप्लीमेंट यहां पर आप लोगों को होती नजर आएगी। हाई कोर्ट ने जो बोल दिया वो भी आप लोग यहां पर इंप्लीमेंट होता हुआ नजर आएगा। ये यहां पर इसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर भी इंप्लीमेंट होगा, यानी कि सबसे ऊपर वाला कोर्ट जो है वो सबका पापा है, उसने जो बोल दिया वो सबके ऊपर चीजें इंप्लीमेंट आप लोगों को होती नजर आएगी। तो कुछ ऐसा पैटर्न आप लोगों को देश के अंदर कोर्ट का देखने को मिलेगा। अगर ये बेसिक इंफॉर्मेशन जो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, इसके बारे में थोड़ा याद रखिएगा। जब हमारा संविधान जो है स्टार्टिंग में लाया गया, उस टाइम पर हमारी कंट्री में टोटल मिलाकर 8 जज हुआ करते थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 7 नॉर्मल जज। फिर इनकी संख्या बढ़ाकर यहां पर 1956 में 11 कर दी, यानी कि 10 जज और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 11वां। 14 कर दी गई यहां पर 1960 में, 18 कर दी गई 1978 में, 26 कर दी गई 1986 में, 31 कर दी गई 2009 में, और 34 कर दी गई 2019 में। इसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 हो गए नॉर्मल सुप्रीम कोर्ट के जज। अब यहां पर ये ऐसे क्वेश्चन है जो पास्ट में कई बार पूछे जा चुके हैं कि हमारी कंट्री में कब यहां पर जो संख्या है जजेस की वो बढ़ाई गई। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में आप लोग आइडिया रखेंगे। यहां पर पार्लियामेंट के द्वारा इंक्रीज किया जाता है यहां पर जो जजेस की संख्या होती है, यहां पर ये याद रखिएगा, ठीक है। ताकि यहां पर अभी ऐसा क्यों किया गया, पहले ऐसा था देखिए एक ही बेंच हुआ करती थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, क्योंकि केस भी ज्यादा नहीं आते थे, नया नया देश आजाद होता, पहले भी बहुत सारी प्रॉब्लम उन्हीं से जूझ रहे थे। फिर यहां पर अलग अलग तरीके के केस आने लगे, तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच डिवाइड करना स्टार्ट कर दी। अच्छा, एक बेंच इस मैटर को देखेगी, दूसरी बेंच इस मैटर को देख लेगी। तो इस तरीके से फिर चीजें जो है वो पैटर्न चेंज होना स्टार्ट हो गया। तो पैटर्न चेंज होते होते आज के डेट में इस तरीके के लेवल पर यहां पर पहुंच गया कि अब कई सारी बेंच यहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर देखने को मिलती है, जो कि अलग अलग मैटर को देखती हुई नजर आती है, और फिर यहां पर उसके बारे में सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की जाती है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहां पर यह कि आज की डेट में अगर आप लोग देखेगा तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कई सारी बेंच यहां पर निकल कर आती है, जो कि यहां पर जो आप लोगों ने देखा होगा ना, कई सारी बेंच की ये बेंच वो मैटर देख रही है और ये बेंच वो मैटर देख रही है। चलिए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कौन सा आर्टिकल है संविधान के अंदर, ये पहले कई बार पढ़ा चुका हूं मैं आप लोगों को, अलग अलग भी मैंने इसको पढ़ाया आप लोगों को। कौन सा आर्टिकल है संविधान के अंदर एक सेकंड कौन सा आर्टिकल है यहां पर जो कि यहां पर पावर देता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, जिसके चलते चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाते हैं। तो ये याद रखिएगा, आर्टिकल 143 मैंने आप लोग कई बार बताई है कि यहां पर प्रेसिडेंट जो है वो एक तरीके से एडवाइस लेते हैं यहां पर सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसी के साथ में मैंने वो आर्टिकल भी आप लोग कई बार पढ़ा है, तो उस आर्टिकल का नाम आप लोग को बताना है। बेसिकली छोटी छोटी चीजें कई बार क्वेश्चन की फॉर्म में बन जाते हैं, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। आज की डेट में एक और क्वेश्चन आप लोगों से, हमारी कंट्री में बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है वो कहां से निकल कर आया था, वो आया था बेसिकली केशवानंद भारती का केस। तो 1973 में केस निकल कर आया था केशवानंद भारती का केस, और इस केस में टोटल मिलाकर 13 जज थे। आज तक के सबसे ज्यादा जजों की जो बेंच बनी है वो 13 जज की बेंच बनती है। इंटरेस्टिंग चीज और याद रखिए, कंफ्यूज मत होना, कभी भी अगर बेंच बनाई जाएगी वो ओड नंबर में रहेगी। क्यों? क्योंकि डिसीजन लिया जा सके, पता चला इवन में 6 जज की बेंच बना दी, 3 बोले ऐसा होना चाहिए, 3 बोले ऐसा नहीं होना चाहिए, तो डिसीजन तो नहीं आएगा। तो ओड नंबर रहता है ताकि यहां पर हमेशा मेजोरिटी का डिसीजन यहां पर हो सके, यानी कि 13 जज हैं तो पता चला यहां पर जो 7 है वो एक साइड में आ गए और 6 जो है वो एक साइड में आ गए, तो ऐसे भी यहां पर डिसीजन ले सके। तो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट जो है केशवानंद भारती केस से यहां से निकल कर आया था, ठीक है। तो नॉर्मली अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाई जाती है उसमें 5 या फिर 5 से ज्यादा जज आप लोगों को देखने को मिलेंगे, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच मतलब संविधान से रिलेटेड अगर कोई मैटर डिस्कस करना है, रिजर्वेशन देना है नहीं देना है, ये ऐसी बातें आ गई, ठीक है। कहां पर क्या क्या चीजें चलिए, संविधान के अंदर कोई भी ऐसा मैटर आगे निकल गया तो उससे रिलेटेड कोई भी मैटर होगा, उसके लिए मिनिमम 5 जज की बेंच तो आप लोगों को बैठानी पड़ेगी। तो इसके बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें जिनके बारे में आप लोग याद रखिएगा। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अगर किसी को यहां पर सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो यहां पर एक तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, 65 साल से नीचे उसकी एज होनी चाहिए, और आर्टिकल 124 यहां पर ये बेसिकली पावर देता है, ठीक है। तो यहां पर ये आर्टिकल 124 के अंदर लिखा हुआ है। इसी के साथ में उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर बात करें एक्सपीरियंस के बारे में तो 5 साल तक वो किसी भी हाई कोर्ट के अंदर में कंटिन्यूअसली जज रहा हो, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर अगर बात करें
या फिर एटलीस्ट 10th ईयर तक यहां पर वो एडवोकेट रहा हो। जैसे अभी एक एडवोकेट को भी यहां पर सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया। इसी के साथ में यहां पर अगर बात करें तो ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 124 के हिसाब से हम लोग चले तो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, एक तरीके से हमारे जो राष्ट्रपति हैं, उनके हिसाब से यहां पर वो पर्टिकुलर पर्सन जो है वो एक तरीके से एलिजिबल होना चाहिए कि अपॉइंटमेंट किया जा सकता है यहां पर जज के लिए। यानी कि प्रेसिडेंट के हाथ में पावर है कि यहां पर किसी पर्सन अगर उनको लगे कि हाँ ये जज बनने लायक है तो उसको जज बनाया जा सकता है। पर लेकिन ये बोलने वाली बात रह गई जब से कोलोजियम सिस्टम आया। कोलोजियम सिस्टम के बाद में क्या हो गया, यहां पर ये सारी पावर जो कोलोजियम सिस्टम के हाथ में आ गई आज के डेट में। कोलिजियम सिस्टम क्या है, ये एक तरीके का सिस्टम क्रिएट कर देगा कि अपॉइंटमेंट ऐसे करनी है। तो होता क्या यहाँ पर टोटल मिलाकर आज के डेट में 5 मेंबर होते हैं, जिसमें से 4 तो होते हैं सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट के और एक होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये डिसाइड करते हैं कि किसको अपॉइंटमेंट करना है और किसका ट्रांसफर करना है। तो सारी पावर अब इनके हाथ में है। हेड करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यहाँ पर अगर बात करें पहला जज केस आया था 1981 में, उस टाइम तक जो पावर थी वो एग्जीक्यूटिव के हाथ में हुआ करती थी काफी हद तक अपॉइंटमेंट में। पर लेकिन जैसे ही सेकंड जज केस आया 1993 में तो कोलिजियम सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पास में पूछा भी जा चुके हैं। थर्ड जज केस ने क्या किया, यहाँ पर थर्ड जज केस ने यहाँ पर बेसिकली स्टार्टिंग में कोलिजियम सिस्टम था यहाँ पर 3 मेंबर का, यानी कि एक तो थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 जज और थे। पर लेकिन फोर्थ जो यहाँ पर केस है इसमें याद रखिएगा आर्टिकल 143 के तहत यहाँ पर कोलिजियम सिस्टम को एक्सपेंड कर दिया गया। अब यहाँ पर टोटल मिलाकर 5 मेंबर हो गए, 4 जज और 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो यहां से जो इंप्लीमेंट हुआ 1988 से, ये वाला कोलिजियम सिस्टम हम लोग फॉलो कर रहे हैं आज तक भी, जिसके बेस पर हम लोग यहां पर अपॉइंटमेंट करते हैं कोर्ट के अंदर में। तो ये वाली बातें जो है आप लोगों से, ये बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है, डायरेक्ट क्वेश्चन इनके बन जाते हैं। तो आप लोगों के माइंड में जितनी क्लैरिटी रहेगी उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद में जब अपॉइंटमेंट होती है यहाँ पर, ये कोलिजियम सिस्टम जो नाम है ये ट्रांसफर कर देता है। तो फिर यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो देखती है कि जिस इंसान को सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेकर जाना है, क्या हाई कोर्ट के अंदर जज बनाना है, क्या वो इंसान सही है, कोई क्रिमिनल केस है, उल्टी सीधी कोई हरकतें तो नहीं है। तो फिर आईबी यहाँ पर वेरीफाई करती है। इसीलिए गवर्नमेंट जो है काफी लंबा समय लगा देती है कई बार, ये बोलकर कि हम लोग वेरिफिकेशन चल रही है। हाई कोर्ट के अंदर जो होता है यहाँ पर 4 सीनियर मोस्ट जज और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट देखने को मिलेंगे कोलिजियम सिस्टम के। पर लेकिन वो डायरेक्ट अपॉइंट नहीं करते हैं, वो अप्रूवल लेना पड़ेगा उनको यहाँ पर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जो सुप्रीम कोर्ट से, यानी कि यहां से अप्रूवल लेना पड़ेगा हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट के लिए भी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो हायर जुडिशरी में जो अपॉइंटमेंट की जाती है तो कोलिजियम सिस्टम के थ्रू ही की जाती है। और गवर्नमेंट का रोल जो रहता है बस यहाँ पर चीजों को चेक करने का नॉर्मली रह गया, वो उसको डिले कर सकते हैं। पर लेकिन वो यहाँ पर ऐसा नहीं कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के सामने यहाँ पर बस एक तरीके से कि वो अपॉइंटमेंट का प्रपोजल रखेंगे। इसीलिए पहले नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन था जिसको NJAC बोला गया था, उसमें गवर्नमेंट और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट मिलकर जजों को अपॉइंटमेंट करते। पर लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमारी इंडिपेंडेंसी को हट करेगा, इसलिए हम इसको अलाउ नहीं करेंगे और उसको हटा दिया गया। तो ये वाली चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, तो कई सारी ऐसी चीजें हैं यार जो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो पूरी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन आप लोगों के माइंड में होनी चाहिए जिससे आप लोग कोई भी कंफ्यूजन न देखने को मिले। अगर रिमूवल की बात करें तो 2 ऐसे पैटर्न होते हैं जिसके बेस पर आप लोग जज को रिमूव कर सकते हैं। याद रखिएगा आर्टिकल 124 यहां पर प्रेसिडेंट जो अगर उनको लगे कि मिसबिहेव कर रहा है ये इंसान, इनकैपेसिटी यानी कि इसके अंदर ये पोस्ट थामने की जो एक तरीके से क्षमता ही नहीं है, तो उसको हटा दिया जाएगा। पर लेकिन ऐसे ही नहीं हटाया जाएगा, इंपीचमेंट नाम का एक प्रोसीजर करना पड़ेगा यहाँ पर। हालांकि इंपीचमेंट जो है प्रेसिडेंट के लिए यूज किया था नॉर्मली। 5 जो बेसिकली एटलीस्ट 50 मेंबर राज्यसभा के अगर बोल दे कि हाँ इसको हटाना है, या फिर 100 मेंबर यहां पर लोकसभा के बोल दे इसको हटाना है, तो जजेस इंक्वायरी एक्ट के थ्रू यहां पर 1968 के थ्रू प्रोसीजर स्टार्ट होगा। यहां पर एक तरीके से जो फ्री एंड फेयर ट्रायल की जाएगी, और अगर लगा उसके बाद में कि हाँ ये इंसान जो है इसके द्वारा ये हरकतें की गई हैं, जो जुडिशियल कमेटी आएगी निकल के वो रिपोर्ट सबमिट करने के बाद में, तो फिर इंपीचमेंट स्टार्ट यहां पर इंसान का हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे यहां पर हटा दिया जाता है। तो कैसे अपॉइंटमेंट की जाती है, कैसे हटाया जाता है, क्या क्या क्राइटेरिया, सारी चीजें आप लोगों को बता दी। अब भी कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये थी सारी बातें। आगे चलते हैं। यहां पर अफगानिस्तान के अंदर अभी जो बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है उसके बारे में आप लोगों ने देखा। दुनिया भर के लोग जो है काफी बुरी कंडीशन में यहां पर आए एक तरीके से, खासकर लोगों ने काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया, लोगों के चीथड़े उड़ गए, लगभग 100 से ज्यादा लोगों की जान चलेगी अफगानिस्तान के अंदर। तो कंडीशन अब यहां पर यह है कि हमारे पड़ोस में एक इतना खतरनाक एक दरिंदा आकर बैठ गया, तो हम लोग उसको कैसे लेकर चल रहे हैं। हम लोग इसको इग्नोर तो नहीं कर सकते, तो इसके ऊपर हम लोग को फोकस देकर चलना पड़ेगा कि इसको टैकल कैसे करना है। तो अफगानिस्तान के अंदर जो भी सिचुएशन बन रही है, तो चैलेंज फॉर इंडिया अगर पूछे तो इश्यू सिक्योरिटी का निकल कर आ रहा है, टेररिज्म बढ़ सकता है, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म बढ़ सकता है। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन भी सोचे, जब तालिबान ने ये कर दिया तो हम लोग क्यों नहीं कर पा रहे। ठीक है, न्यू रीजनल जियोपॉलिटिक्स डेवलपमेंट आप लोग को देखने को मिलेगा। और एक ही साथ में यहाँ पर तालिबान के साथ में अगर बात करें, हम लोग कभी भी प्रॉपर वे में हमेशा ऐसे नहीं कि उनके साथ में मिलजुल कर रहे हैं, तालिबान को हम लोगों ने हमेशा साइड में रखा है। पर लेकिन अब सामने आ गया तो अब देखना पड़ेगा। तो इसके चलते इंडिया के पास में ऑप्शन क्या है, तो एक तो हमारे कंट्री के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने बोला है कि वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी लेकर चलेंगे। ठीक है, उसी के चलते यहां पर अभी ब्रॉडर जो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट की जरूरत है।
तालिबान पाकिस्तान को डीकपलिंग करने की जरूरत है, क्योंकि तालिबान पाकिस्तान का जो ये रस्साकसी है यहाँ पर ये सबसे खतरनाक है। दोनों मिलकर अगर काम करते हैं तो फिर उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, एक ऐसी चीज देखने को मिलेगी। अपॉर्चुनिटी जो है अफगानिस्तान में उसको बैलेंस बनाना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो किया उसको देखना है, और ग्लोबल कोऑपरेशन काफी ज्यादा जरूरी है। अगर बात करें यहाँ पर तालिबान के बारे में तो ये लगता है कि पैसा कहां से आएगा, तो कई बार बोलते हैं कि गोल्डन क्रिसेंट, याद रखिएगा यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो नशीले पदार्थ खासकर, ठीक है, जैसे कि अफीम हो गया, हीरोइन वगैरह, काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर बात करें यहाँ पर तो इसके चलते बात की जा रही है बेसिकली इस एरिया में ये उगाए जाते हैं। यहाँ पर खासकर ईरान, गोल्डन क्रिसेंट के अंदर कौन आता है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, और इंडिया बीच में आ गया, फिर आ गया गोल्डन ट्रायंगल, तो इसमें वियतनाम, लाओस, ये थाईलैंड और यहाँ पर बेसिकली बर्मा, तो इसके बीच में आप लोगों को चीजें देखने को मिल जाती है। तो इसलिए कई बार क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि हमारी कंट्री के ऊपर इसका काफी नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो अब चीजें ये है कि किस लेवल पर हम लोग यहाँ पर चीजों को नॉर्मल रख पाते हैं, किस लेवल पर हम लोग इनके साथ में एंगेज हो पाते हैं, तो वो चीजें हम लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, वरना हमारी कंट्री के लिए भी काफी ज्यादा खतरा हो सकता है। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान हमारी कंट्री में जो पाक ऑक्युपाइड एरिया के साथ में टच करता है, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान की गांठ साठ हो ही जा रही है आराम से, तो ये हमारे लिए आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा दिक्कत का रीजन बन सकता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो कि आप लोगों से डायरेक्टली भी क्वेश्चन अगर बन जाए यहाँ पर कि गोल्डन क्रिसेंट क्या है, ये सब चीजें, ठीक है, तो इनके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अगर क्वेश्चन बन जाता है तो माइंड में क्लैरिटी आप लोगों को रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर गोल्डन क्रिसेंट या फिर गोल्डन ट्रायंगल, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कौन कौन सी कंट्री है, तो क्लियरिटी होनी चाहिए माइंड में, ठीक है। तो ये थी इसके बारे में इंफॉर्मेशन, याद रखना। आगे चलते हैं, यहाँ पर न्यूज एनालिसिस वाला पोर्शन देखेंगे। सबसे पहले जो न्यूज निकल कर आ रही है, तो हमारे देश में एक अच्छी चीज है कि काफी लार्ज स्केल पर लोगों को अभी वैक्सीनेट कर दिया गया है, तो वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है वो काफी लार्ज स्केल पर बढ़ रहा है, तो ये एक अच्छी बात बोल सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर दीपोर भील जो है उसके बारे में बात की जा रही है, तो उसको बोला जा रहा है कि यहाँ पर एक तरीके से ब्रेथ इजी आफ्टर इको सेंसिटिव जोन नोटिफिकेशन। इको सेंसिटिव जोन जो बना दिया जाता है अगर किसी एरिया को, सबसे पहले तो ये डिक्लेयर कौन करता है ये याद रखिएगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा ये नोटिफिकेशन लाया जाता है। तो जो भील, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पर दीपोर भील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है, अगर क्वेश्चन पूछ ले आप लोगों से, तो ये गुवाहाटी, आसाम के अंदर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसके बारे में ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इसी के साथ में यहाँ पर अगर बात की जाए तो देखिए फ्लोरा और फ्यूना आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, यानी कि पेड़ पौधे भी और फूल पत्ती भी और जीव जंतु भी आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिसके बेस पर ये रहता है कि यहाँ चीजों को आप लोगों को सेव करना है, ठीक है। कई बार जैसे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जैसे कि रेल निकाल दी बीच में से, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं सिकुड़ती जा रही है, इसके चलते जो ह्यूमन और एनिमल में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं वो भी कहीं ना कहीं कम होगा इसकी वजह से, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बच्चे के द्वारा पूछा गया, सर ये ट्रिब्यूनल के बारे में बता दो। ट्रिब्यूनल हालांकि मैं आप लोग कई बार पढ़ा चुका हूं, फिर भी सुन लीजिए। ट्रिब्यूनल जो शब्द है यहाँ पर, ये ट्रिब्यूनल, इसको बेसिकली ट्रिब्यून से निकाला गया है, जिसका मतलब होता है कि मजिस्ट्रेट्स ऑफ क्लासिकल रोमन रिपब्लिक, ये इसका मतलब होता है। और ये मैंने टेलीग्राम पर भी शेयर की थी पिक्चर आप लोगों को बनाकर। ट्रिब्यूनल जो होते हैं वो क्वाजी जुडिशियल इंस्टीट्यूट होते हैं एक तरीके से, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशरी पावर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। नॉर्मली एक तरीके से इनके पास में जुडिशरी की पावर जो होती है एक, वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये एडमिनिस्ट्रेटिव और टैक्स रिलेटेड जो मैटर है उसमें ये सामने निकल कर आते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो हमारी जजेस के ऊपर जो बर्डन है उसको कम किया जा सके, तो वो काम रहता है। कब हमारी कंट्री में ये ट्रिब्यूनल ऐड किए गए संविधान के अंदर, तो ओरिजिनली नहीं थे, ये याद रखना। संविधान में संशोधन किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में, इनको ऐड किया गया। तो आर्टिकल 323 जो है ए, उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, बाकी जो भी मैटर बच गए उसके अंदर वो 332 बी के तहत आते हैं। इसमें एक आर्टिकल और याद रखिएगा, आर्टिकल 262 जो है, ये बेसिकली इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट अगर होता है तो उसको सोल्व करने की बात की जाती है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पर अभी बच्चों के लिए स्कूल खोले जा रहे हैं दिल्ली के अंदर, तो आने वाले टाइम में भी सब जगह देखने को मिलेंगे 9 से 12 के लिए। अफगानिस्तान के जो स्टूडेंट है वो चाहते हैं कि उनका वीजा एक्सटेंड कर दिया जाए, क्योंकि कंडीशन आप लोग समझ रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर क्या है। अफगानिस्तान के अंदर सिचुएशन काफी ज्यादा अनसर्टेन बनी हुई है, अभी पता नहीं क्या है, बहुत सारे लोगों को निकलने भी नहीं दिया जा रहा है, रोक दिया गया है, और वहां पर तालिबान जो है वो नहीं चाह रहा है कि लोग जो है वो देश छोड़कर जाएं, तो इसके चलते और ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन वहां पर क्रिएट होती जा रही है। उड़ीसा के द्वारा काफी अच्छे स्टेप उठाए गए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी यहाँ पर इनके द्वारा लाई गई है, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल यहाँ पर इनके द्वारा बोला गया कि 20% बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल यहाँ पर होंगे बेसिकली 2025 तक का। तो उड़ीसा के अंदर अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चीज आप लोगों के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो अलग अलग राज्य में भी इस तरीके से कई सारे स्टेप उठाए जा रहे हैं। फोकस इसका वैसे फायदा क्या इसका फोकस करने का, वो है किससे लोगों को काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा, खासकर इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और इसी के साथ में यहाँ पर आज के में दूध डिपेंडेंसी रहती है, क्रूड ऑयल को लेकर दूसरे से कच्चा तेल हम लोग खरीद कर लेकर आते हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं कम होता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। आगे बात की जा रही है कि आर्टिकल 370 के बारे में जो हटाया गया था, अभी सुप्रीम कोर्ट उसको सुनना स्टार्ट करेगा 2 साल बाद। यहाँ पर अभी बातें निकल कर आ रही है, तो देखते हैं यहाँ पर एक तरीके से हियरिंग होती है तो उसमें क्या डिसीजन फिर निकल कर आएगा।
जो बाइडेन साहब ये बोल रहे हैं कि काफी कुछ गलत चल रहा है यहाँ पर, वॉर्न किया है एयरपोर्ट अटैकर को कि मैं छोड़ूंगा नहीं। अब छोड़ना नहीं छोड़ना यार, उसमें क्या कर लोगे? फिलहाल तो आपने यहाँ पर बेसिकली रायता तो फैला दिया ना अभी पूरा यहाँ पर, तो रायता काफी लार्ज स्केल पर अफगानिस्तान के अंदर फैल चुका है। कंडीशन आप लोग सब समझ ही रहे हैं, तो आप बोलते रहो जितना बोलना है। आज के दिन दुनिया भर के लोग फंसे हुए, इवन 1500 के करीब तो ये माना जा रहा है कि अमेरिकन खुद फंसे हुए हैं वहां पर। तो अभी तालिबान ने हाथ खड़े कर दिए कि जो कोई जाएगा यहाँ पर बेसिकली काबुल एयरपोर्ट की तरफ, वो उसको बॉम्ब से उड़ाएंगे। तो कर लो, अब तुमको क्या करना है, बोलते रहो, वो तो सुनने वाले हैं नहीं है, वो तो किसी की नहीं सुनेंगे। वो तो उनका पर्चा एक तरह परचम लहरा गया है उनका, तो वो क्यों सुनेंगे? तो इस तरीके से थोड़ी बातें आगे चलते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था पार्लियामेंट के बारे में, तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के बारे में अगर बात करें तो आंसर है सी, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर याद रखना। बेसिकली 105 है नॉर्मल आर्टिकल, अगर आप लोग देखकर चले यहाँ पर। ठीक है, तो 105 आप लोग यहाँ पर आर्टिकल देखने को मिलेगा पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में। वैसे 105 और 122 आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है, आगे अगर यहाँ पर बात करें, हम लोग यहाँ पर बात की थी वेस्टर्न एंकर के बारे में, तो किसको बोला जाता है? तो डी आंसर इसका सही है यहाँ पर, ये है बेसिकली नंगा प्रभात। ठीक है, तो ये आप लोग को देखने को मिलेगा। बेसिकली यहाँ पर अगर बात करें, ये वेस्टर्न एंकर हिमालय का, ठीक है, इसी के साथ में नामचा बरवा जो है उसको ईस्टर्न एंकर बोला जाता है। तो दोनों में कंफ्यूज आप लोग को नहीं होना है। तो ये आप लोग को जो यहाँ पर पाक ऑक्युपाइड एरिया है, इस एरिया में आप लोग को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। तो मैं बेस्ट क्वेश्चन यहाँ पर कई बार आप लोग के बन जाते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए, ताकि आप लोग बिल्कुल चीजों को अंडरस्टैंड कर सको। तो क्या क्या चीजें हम लोगों ने डिस्कस की, काफी कुछ हम लोगों ने आज के इस लेक्चर में देखा। एक इंपॉर्टेंट मोटिवेशनल कोट देखी, इसी के साथ में हम लोगों ने जो पहले यहाँ पर एक ओवरव्यू लिया, फिर यहाँ पर किस तरीके से हमारी कंट्री में जो एसेट्स मोनेटाइजेशन किया जा रहा है उसके बारे में काफी लार्ज स्केल पर मैंने डिटेल में आप लोगों को चीजें पढ़ाई। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर और भी कई सारी चीजें देखी इसके बारे में। इसके बाद में जो हम लोगों ने यहाँ पर बात की, कोविड-19 के केस कैसे बढ़ रहे हैं, कौन कौन से वायरस हैं, ये सीरो सर्वे क्या है, ये सब बातें हम लोगों ने डिटेल में यहाँ पर समझी। कौन यहाँ पर अभी जज अपॉइंट किए गए और क्या क्या चीजें हैं, कोलिजन सिस्टम के बारे में काफी कुछ हम लोगों ने यहाँ पर कोलिजन सिस्टम के बारे में जाना, और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने जो कि स्टैटिक पोर्शन है आप लोगों का, वो भी काफी डिटेल में डिस्कस किया। तो कोई भी कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल अफगानिस्तान के बारे में हम लोगों ने देखा, अफगानिस्तान के अंदर क्या कंडीशन बनी है और इंडिया कैसे चीजों को लेकर चल सकता है, और क्या है यहाँ पर जो गोल्डन क्रिसेंट और ट्रायंगल, ये सारी चीजें हम लोगों ने समझी। इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर दीपोर जो भील, ये कहां पर है उसके बारे में समझा, क्या क्या चीजें हैं, ट्रिब्यूनल क्या है उसके बारे में हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट यहाँ पर ये छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन थी ये हम लोगों ने देखी। आई होप कि आप लोगों ने लेक्चर को अच्छे से एंजॉय किया होगा। अरे हाँ, एक छोटी सी न्यूज हो रहा है यहाँ पर, ये हमारी कंट्री में 557 के करीब अगर आप लोगों से पूछे कोई इस साल के अंदर में, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे आप लोगों से पूछ जाते हैं। 557 न्यू स्पीसीज जो फ्यूना यानी कि जो जीव जंतु उनकी ऐड की गई है, ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा बोला गया 2020 में। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किस मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं? तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये काम करता है। बेसिकली इसका हेडक्वार्टर कोलकाता के अंदर है और 16 इसके रीजनल ऑफिस भी है, और 1916 में इसको बनाया गया था। 16 रीजनल ऑफिस है, 1916 में बनाया गया था। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बाकी एक छोटी सी न्यूज ये भी यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि एक्सपर्ट ये बोल रहे हैं कि अलर्ट हो जाना चाहिए फेस्टिव सीजन जो आ रहे हैं कोविड-19 को लेकर। जैसे फेस्टिव सीजन आते हैं, फेस्टिवल आते हैं, सिर्फ ओणम है ना केरला में, तो केसेस बढ़ जाते हैं, तो इनको लेकर थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए। तो ये था आज का डिस्कशन। लेक्चर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करके जाना, ठीक है। अगर पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं आप लोग इसको। बाकी आप लोग जो एक तरीके से यहाँ पर जो कैसा आप फीडबैक जरूर दीजिएगा, 10 में से कितना मार्क्स देंगे, 1 सेकंड लगेगी, ये आप लोग जरूर क्या कीजिए। बाकी मेरे साथ में कनेक्ट रह सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर भी, और यहाँ से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। और कोई सजेशन हो तो दिल खोलकर सजेशन दीजिए, कमेंट बॉक्स ओपन है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। जब तक के लिए जय हिंद।